हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए सीडीपी का मैंने पिक किया, जो कि आपका एनईपी 2020 रहेगा। आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अपार्ट फ्रॉम एचटेट जो भी आपका एग्जाम हो, आपसे जो है हर हाल में एनईपी से एक क्वेश्चन जरूर आता ही आता है। तो अगर आपको वहां पर एनईपी पूछी जा रही है तो इस पर्टिकुलर वीडियो में बिना आपका टाइम गवाए हुए एनईपी को कंप्लीट आपके साथ डिस्कस करूंगी और पॉइंट्स के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगी। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपकी यहाँ पर इस वीडियो में कवर कर ली जाएगी और आपके कोई भी पॉइंट्स यहाँ पर नहीं छूटेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। एनईपी 2020 यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की यहाँ पर बात हो रही है। बट जब भी बात करते हैं एनईपी की तो आपकी 3 एजुकेशनल पॉलिसीज हम यहाँ पर पढ़ते हैं। आजाद भारत की अगर आपसे पूछी जाए, इंडिपेंडेंट इंडिया की अब तक की कितनी पॉलिसीज आई हैं, कितनी शिक्षा नीति आई हैं, तो आप 3 यहाँ पर मार्क करेंगे। थोड़ा सा फैक्चुअल डाटा जानकारी देखेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर भी आपके साथ डिस्कस करूंगी, सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करी जाएगी। तो आप वीडियो में पेशेंसली बने रहिए। अभी तक एनईपी कितनी आई है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम आपकी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई थी, आपकी एनपी आई थी, वो 1968 आई थी। उसके बाद जो आपकी एनपी आई आपकी यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, वो आपकी 1986 आई। यानी कि आप इसको रिवर्स कर देना। ठीक है, 8 इधर आ जाएगा और 6 आपका इधर आ जाएगा। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है जी, तो चलिए, ये जो है आपके दोनों वो क्या कही जाती है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन कही जाती है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। ठीक है, और अब की बार जो आपकी एनईपी 2020 आई है उसको कहा जाता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, थोड़ी सी चीजें ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले 1968 में आई थी, उस टाइम पर जो हमारे पीएम थे वो इंदिरा गांधी थे। उसके बाद 1986 में आई राजीव गांधी के टाइम पर। और आपकी जो 3rd नंबर पर आई है, ये आपका 3rd नंबर की है। ठीक है, ये आपका आई है जब हमारे जो पीएम कौन थे, वो अभी भी है नरेंद्र मोदी, 2020 की। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि आजाद भारत की कितनी आई है तो आप 3 मार्क करेंगे। अगर आपसे पूछे कि 21वीं सदी कि कौन सी मतलब कितनी पॉलिसीज है, तो आप सिर्फ बताएंगे 1। ठीक है, 2020 वाली जो है वो 21वीं सदी की सबसे पहली एजुकेशन पॉलिसी है। क्लियर हुई जितनी चीजें। 1986 की जो पॉलिसी है वो आपकी 1992 में इसको रिवाइज भी किया गया था और ये सवाल आपका पूछा भी गया है। ठीक है, तो ये कब आपकी रिवाइज हुई थी, 1992 में इस पॉलिसी को रिवाइज किया गया था। 2020 में जो आई वो आपकी क्या कही गई, एनईपी कही गई। और जबकि ये दोनों थी उसको क्या कहा गया था, एनपीई कहा गया था, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। इतनी चीजें क्लियर हुई। एनईपी इसने रिप्लेस किया है, ये जो 2020 वाली पॉलिसी है इसने रिप्लेस किया है किसको, 1986 वाली पॉलिसी को। और आप ये कह सकते हो कि 34 वर्षों के बाद कोई हमें नई शिक्षा नीति देखने को मिली है। ठीक है, 34 ईयर ओल्ड के बाद रिप्लेस किया गया है 9 एजुकेशन पॉलिसी को। इतनी चीजें आपकी आई होप यहाँ पर क्लियर हुई होगी। उसके बाद जो सवाल पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, भाई अगर पॉलिसी बनी है तो कोई कमेटी भी तो गठित हुई होगी और इस कमेटी के बारे में क्वेश्चन आते हैं। इवन आपका केवीएस में भी पूछा गया है, एचएसएससी टीजीटी का एग्जाम हो उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि कमेटी की जब भी बात आती है, कौन सी समिति की बात आती है, तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ये जो कमेटी है वो गठित कब हुई थी, कॉन्स्टिट्यूट कब हुई थी। तो पहले तो इस कमेटी का नाम आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, कमेटी का नेम आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, इनका नाम आप बस रट लो। आप चाहो तो आप इसको रट भी सकते हो। ठीक है, इसरो के इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व चीफ भी रहे हैं। इनकी अध्यक्षता में ये चीफ थे। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में ये अध्यक्ष रहे हैं और इस कमेटी का क्या किया गया, गठन किया गया। ठीक है, इस कमेटी को कब गठन किया गया भाई, जून 2017 में। जून 2017 में इस समिति का गठन किया गया। इस समिति ने अपनी जो सब रिपोर्ट है, जो फाइनल जो रिपोर्ट है वो कब सबमिट करी है, तो आप याद रखेंगे 31 मई 2019 को इसने अपनी जो फाइनल रिपोर्ट है एनईपी 2020 को लेकर के उसको सबमिट किया। उसके बाद यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर लिया। किसको अप्रूव कर लिया, 2020 वाली एनईपी को अप्रूव कर लिया गया। कब अप्रूव किया गया जी, इसको ध्यान में रखेंगे यहाँ पर 29 जुलाई 2020। ये डेट आप प्लीज थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा, जरूर है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अध्यक्ष आपसे पूछा जाता है कब इसने अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करी है, 31 मई 2019 को। कब इसे अप्रूव कर लिया गया, कब हमारे लिए इसको लागू कर दिया गया, 29 जुलाई 2020 को। ये फैक्चुअल चीजें हैं, डाटाबेस चीजें हैं, आपको पता रहनी चाहिए है। इतनी चीजें यहाँ पर आई थिंक आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि वैसे तो एनईपी अगर आप पढ़ेंगे अगर डॉक्यूमेंट्स में तो बहुत लंबी आपको देखने को मिलेगी। उसका मेन
जो उसके अंदर क्या है निचोड़, वो आपको मैं पॉइंट की फॉर्म में यहाँ पर लिख रही हूँ। और ये वो शब्द है, ये वो पॉइंट्स है जो आपको आपका ऑप्शन चूज करने में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमेशा मैं आपको कैसे कराती हूँ कि आपको एलिमिनेशन भी आना चाहिए है। आप उन शब्दों को पकड़े जिससे आपका ऑप्शन के सही होने के जो चांसेस है क्वेश्चन के वो ज्यादातर हो जाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, हमारी एनईपी जो है वो किस पर बेस्ड है, क्या क्या बात करती है वो? भाई शिक्षा नीति बनी है तो ऑब्वियसली बात है शिक्षा के लिए ही बनी है, ठीक है। तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन क्या बात करती है एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? ये कहते हैं शिक्षा के सार्वभौमिकरण की बात करती है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण की बात करती है। यानी कि ये कहती है कि अब जो है कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। शिक्षा हर बच्चे का मूलभूत अधिकार है और ये अधिकार उस बच्चे को मिलना चाहिए है। इसलिए कहती है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा। करीबन जो 2 करोड़ बच्चे हैं उनको एजुकेशन की मेन स्ट्रीम में लाने का ये प्रयास करती है एनईपी 2020, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा शब्द है ये यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, इन शब्दों को जरूर कैच करिएगा। उसके बाद आती है बात, एक आपको जीईआर देखने को मिलता है, ग्रोस एनरोलमेंट रेशो, हिंदी में सकल नामांकन अनुपात। ये आपको 2 उसमें देखने को मिलेगा। एक आपको देखने को मिलता है स्कूल एजुकेशन में, स्कूल एजुकेशन में, ठीक है, यानी कि स्कूली शिक्षा में। और एक आपको देखने को मिलता है हायर एजुकेशन में, ठीक है, हायर एजुकेशन में। तो ध्यान में रखिएगा, स्कूल एजुकेशन में जब भी बात करी जाए तो 100% का टारगेट रखा गया है, 100% जीईआर का टारगेट रखा गया है। किस साल तक के लिए? 2030 तक का टारगेट यहां पर रखा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं। क्या कहता है कि भाई बच्चों का जो एनरोलमेंट रेशियो है वो 100% हम सुनिश्चित करेंगे। टारगेट क्या रखा गया है? 2030। और अगर उच्च शिक्षा की बात करी जाए, हायर एजुकेशन की बात करी जाए, ठीक है, हायर एजुकेशन स्कूल के बाद ही तो होगी भाई। स्कूल जो है वो आपका प्री प्राइमरी से और सेकेंडरी तक का रहेगा, क्योंकि स्कूली शिक्षा आपकी यही रहती है, ठीक है। तो स्कूली शिक्षा की बात करी जाए तो 100% टारगेट रहेगा। और कब तक का अचीव करना है? 2030 तक का। अगर हायर एजुकेशन की बात करी जाए तो इसको आधा कर लो, 50% का टारगेट रखा गया है 2035 तक का, ठीक है। ये टारगेट यहां पर रखे गए हैं, प्लीज इस चीज को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना। स्कूल की बात करी जाए तो ऐसे ध्यान में रख लेना, ऐसे मतलब याद कर लो कि स्कूल में बहुत जरूरी है तो 100% और 2030। उसके बाद इनको आधा आधा कर लो भाई, 30 का 35 हो जाएगा, 100 का 50 हो जाएगा, ऐसे मतलब याद कर लो इस चीज को, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहां पर क्लियर हुआ, याद कर लीजिए इस पॉइंट को। नेक्स्ट बात करते हैं ये कि जो एनईपी क्या कहती है, वो कहती है कि मदर टंग की बात करती है, जो आपकी मातृभाषा है उसकी बात करती है, ठीक है, जो आपकी क्षेत्रीय भाषा है उसकी बात करती है, आपके रीजनल लैंग्वेज की बात करती है। ये कहते हैं कि बच्चे को 5वीं कक्षा तक, 5th क्लास तक बच्चे को किसने पढ़ाना है? आपने मदर टंग, ठीक है। 5वीं कक्षा तक, 5th क्लास तक आपने बच्चे को उसकी मदर टंग में पढ़ाना है। जिस भी पर्टिकुलर लैंग्वेज वो बच्चा जानता, जो भी उसकी मातृभाषा, उसके अंदर पढ़ाइए। अगर कोशिश हो, मतलब अगर जरूरत पड़े तो आप इसको 8वीं तक भी कर सकते हो, ठीक है, 8वीं तक भी कर सकते हैं। लेकिन 5 आपको ध्यान में रखना कि 5th क्लास तक का। ऑप्शन में दोनों नहीं देंगे, इतने बेवकूफ कोई नहीं होता, ठीक है। तो 5वीं तक का आपको वहां पर टिक करना है। बट अगर जरूरत पड़े तो आप कहां तक जाएंगे? 8वीं कक्षा तक जाएंगे। देन नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आता है आपका निकल के, दैट इज मल्टीलिंग्विज्म, ठीक है, यानी कि बहुभाषावाद की बात करता है। ये कहता है कि आप सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं इंपोज करिए बच्चों के ऊपर, बच्चों को डिफरेंट मल्टीपल भाषाओं से परिचित कराइए। तो बहुभाषावाद की बात करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथ ही बात करता है होलिस्टिक एजुकेशन की और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की। तो ये तीनों शब्द बहुत अच्छे शब्द है, प्लीज ध्यान में रखिएगा। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब होता है कि आप अगर कोई भी चीज बच्चे को पढ़ा रहे हो तो उसमें आप जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, डिसिप्लिन का मतलब सब्जेक्ट्स होता है, ठीक है, मल्टी डिसिप्लिन यानी कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स का आप इस्तेमाल करते हुए बच्चों को समझाइए। जैसे हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल जब बनाते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? मैथमेटिक्स का यूज करते हैं ना। तो आप कोई भी चीज पढ़ा रहे हो तो उसमें डिफरेंट मल्टीपल्स को शामिल करते हुए बच्चों को उस कंसेप्ट को पढ़ाने की कोशिश करिए। सो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की और होलिस्टिक डेवलपमेंट तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, होलिस्टिक एजुकेशन की यहाँ पर बात करता है, यानी कि सर्वांगीण, संपूर्ण, समग्र, कुछ भी आप यहाँ पर हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में वो होलिस्टिक ही होता है, ठीक है। तो ये 3 शब्द प्लीज ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की, वैचारिक समझ की बात करता है। ये कहता है रोट लर्निंग को बढ़ावा नहीं देता, ठीक है। किसको बढ़ावा नहीं देता है? रोट लर्निंग को बढ़ावा नहीं देता, बल्कि कहता है कि बच्चे को कंसेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए। एनईपी इसके बारे में फोकस करती है। उसके बाद जो एक फैक्चुअल बेस्ड चीजें हैं, एमएचआरडी का नाम जो है चेंज कर दिया गया है, इसको एमओई कर दिया गया है, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय इसको कर दिया गया है, ठीक है। और एमएचआरडी क्या है? लिख लेना इसको, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, ठीक है। और इसका क्या कर दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नाम जो है परिवर्तन कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय इसको कर दिया गया है। ये हुआ है एनईपी 2020 में, चेंजमेंट हुआ है। उसके बाद एनईपी बात करती है कि अब शिक्षा के ऊपर जो आपका जीडीपी है उसका कितना % खर्च किया जाएगा, 6% अब खर्च किया जाएगा, ठीक है। अगेन फैक्चुअल चीजें हैं, ध्यान में रखेंगे। कहता है कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन अब टीचर्स के लिए कितनी कर दी गई है, और ये टारगेट 2030 तक का सेट किया गया है। 2030 तक का जो है इस टारगेट को सेट करके चला गया है कि 2030 तक अगर आपको टीचर बनना है तो आपका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए है, 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम, जिसका जो एनरोलमेंट है, जो क्लासेस है वो इस सेशन से आपकी स्टार्ट भी हो चुकी है, ठीक है। तो 4 साल का, अब मतलब अब जो आगे जो चीजें होंगी ना वो आपके इसी तरीके से होगी, बट इसका मतलब ये नहीं कि जो करके चले गए उनका सब खराब हो जाएगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है भाई, ये भी तो देखा जाएगा ना कब से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स आपका भी यहाँ पर कंपलसरी कर दिया गया, मतलब 4 साल का, जिसमें आपका ग्रेजुएशन और बीएड दोनों आ जाती है, वो आपका यहाँ पर कंपलसरी कर दिया गया है। और ये टारगेट कब तक का किया गया है, 2030 तक का किया गया है। उसके बाद एनईपी में करिकुलम के अंदर यानी कि पाठ्यक्रम के अंदर कटौती की बात भी करी गई है, जो कि आपको हाल फिलहाल में देखने को भी मिला होगा। जो एनसीईआरटी वगैरह उसमें से कुछ पाठों को हटाया गया, कुछ लेसन्स को, कुछ चैप्टर्स को हटाया गया है, ठीक है। तो रिडक्शन करिकुलम में देखने को मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, 360 डिग्री हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की बात करता है, यानी कि 360 डिग्री समग्र प्रगति कार्ड की बात करता है। यानी कि बच्चे का जो असेसमेंट आप करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ उसके किताबी ज्ञान के बेस पर नहीं करेंगे, कंप्लीट तरीके से करेंगे, होलिस्टिक तरीके से करेंगे, ठीक है। यानी कि 360 की अगर बात करूं, 360 डिग्री की बात करूं, तो आप बच्चे का पीयर असेसमेंट भी चेक करेंगे, ठीक है। पीयर असेसमेंट यानी कि सहपाठी आंकलन भी आप इसका चेक करेंगे, ठीक है। बच्चे का सेल्फ असेसमेंट भी देखेंगे, बच्चे खुद को भी असेस कर रहे हैं, ओके। देन आ जाता है आपका टीचर असेसमेंट, भाई शिक्षक भी तो करेगा, टीचर असेसमेंट आपका आ जाता है, ठीक है। यानी कि शिक्षक आंकलन कंप्लीट हुई जी। इतनी सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, यानी कि समग्र तरीके से बच्चे का असेसमेंट किया जाएगा, उसको हर फील्ड में चेक किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ किताब के पन्नों में कितना लिख के आया है, पेपर में कितने लिख के आया है, उसके बेस पर असेसमेंट नहीं किया जाएगा। देन जो बात आती है वो है वोकेशनल एजुकेशन लागू किया गया है एनईपी के अंदर, ठीक है। और ये यानी कि व्यवसायिक शिक्षा, और किस क्लास से, 6th क्लास से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। 6वीं कक्षा से जो है बच्चे को कोई भी एक विषय ऐसा पढ़ाया जाएगा जो उसको स्किल प्रोवाइड करेगा, मतलब कौशल से रिलेटेड उसको एक सब्जेक्ट प्रोवाइड किया जाएगा जो उसको फ्यूचर में हेल्प करेगा, ठीक है। और ये कब से स्टार्ट हो रहा है, मतलब किस कक्षा से स्टार्ट कर दिया जाएगा, वो 6ठी कक्षा से स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। सो अब इतनी ये चीजें हमने कर ली, अब हमारे कुछ पिलर्स रह जाते हैं एनईपी के अंदर, हम कुछ पिलर्स की बात करते हैं। और उसके बाद परख रह गया हमारा, परख की फुल फॉर्म आपको पता रहनी चाहिए, असेसमेंट बॉडी सेंटर जो है। और उसके बाद हम यहाँ पर स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, जो कि पहले था हमारा 10+2 का स्ट्रक्चर, और अब जो आपका स्ट्रक्चर है वो कौन सा हो गया, 5+3+3+4 का। चलिए उसको भी देख लेते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके बच गए हैं वो है 5 पिलर्स, जो आधारभूत स्तंभ है जिसके ऊपर आपकी पूरी एनईपी टिकी हुई है। 5 पिलर्स की हम यहाँ पर बात करते हैं, और ये आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछा आपसे जाएगा भी। तो 5 पिलर्स अगर आपसे पूछे, या फिर आधारभूत स्तंभ जिसके ऊपर आपकी टिकी हुई है शिक्षा नीति, वो आपकी क्या है, 5 ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला आपका आएगा एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। हिंदी में भी आप देख लीजिएगा, एक्सेस मतलब पहुंच, यानी कि शिक्षा की पहुंच हो हर जगह, हर बच्चे तक। इक्विटी मतलब समानता के साथ सभी बच्चों को अधिकार हो, सभी बच्चे तक शिक्षा जो है समानता के साथ पहुंच सके। क्वालिटी मतलब उसमें गुणवत्ता हो। अफोर्डेबिलिटी मतलब ऐसी शिक्षा हो कि बच्चा जो है, बच्चे के अंदर सामर्थ्य हो भाई, वो ग्रहण कर सके, ठीक है। और अकाउंटेबिलिटी मतलब जो भी इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है भाई, वो अपनी अपनी जिम्मेदारियां यहाँ पर समझे। सो ये क्या है, आपका अकाउंटेबिलिटी है। तो ये 5 आपको पिलर्स है, वो प्लीज ध्यान में रखिएगा इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि एक ना नेशनल असेसमेंट सेंटर यहाँ पर एनईपी के अंदर डिस्कस किया गया है, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, और इसका नाम क्या रखा गया, परख इसका नाम रखा गया है, PARAKH। इसकी फुल फॉर्म आपको जरूर ध्यान में रखनी है। आज रात को लाइव 9 बजे मैं आपके साथ MCQ डिस्कस करूंगी एनईपी को लेकर के, सारी चीजें आपको उसमें देखने को मिलेगी, रिवीजन भी हम कर लेंगे, ठीक है। बट इन चीजों को आपने ध्यान में रखना है। क्या नाम दिया गया इसको, नेशनल असेसमेंट सेंटर को परख नाम दिया गया है। परख की फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है जी, जैसे भी मर्जी आप कर सकते हो, ठीक है। परख का जो फुल फॉर्म है, P स्टैंड्स फॉर परफॉर्मेंस, A स्टैंड फॉर असेसमेंट, R स्टैंड्स फॉर रिव्यू,
ए स्टैंड्स फॉर एनालिसिस, के नॉलेज होता है और एच क्या होता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो आपकी कैसे बनेगा ये पूरा लाइन, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये आपको प्लीज ध्यान में ही रखना है। हिंदी में बात करें तो ये कहा जाएगा प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा एवं समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण। ठीक है, तो ये प्लीज ध्यान में रखिएगा कि एक नेशनल असेसमेंट सेंटर की भी डिस्कस करा गया है, जो कि क्या नाम दिया गया, उसको परख नाम दिया गया है। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, ठीक है, जो कि मेन आपका है ही एनईपी के अंदर, क्योंकि पहले जो आपकी जो आपका स्ट्रक्चर था, एजुकेशन स्ट्रक्चर था, भाई शिक्षा का ढांचा पहले कैसा था, 10+2 का था। ठीक है, पहले क्या था, 10+2 का था, और अब जो स्ट्रक्चर कर दिया गया है वो 5+3+3+4 का कर दिया गया है। एचएसएससी टीजीटी में भी, जॉब वाली वैकेंसी में भी आपसे ये बेसिक सवाल पूछा गया है, और आपके केवीएस में भी ये सवाल पूछा गया है। तो आप छोटे छोटे चीजों को प्लीज ध्यान में रखिएगा। 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर यहाँ पर कर दिया गया है। कैसे कर दिया गया है, इस चीज को अभी समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो यहाँ पर जो बच्चे की कहीं ना कहीं जो पूरा साल है वो कितना है, 5 ईयर्स का है, 5 ईयर्स कंप्लीट का है। और ये कैसे आपका डिवाइड होगा, तो ध्यान में रखिएगा। पहले के टाइम पे क्या था कि जो क्लासेस है वो आपकी कैसे स्टार्ट होती थी, फर्स्ट क्लास से स्टार्ट होती थी। ठीक है, यहाँ से भाई फर्स्ट क्लास से स्टार्ट होती थी, पहली से 10वीं तक जो है बच्चा पढ़ता था, उसके बाद 11th और 12th तक जो है वो बच्चा पढ़ता था। ठीक है, अब वो ये नहीं था कि भाई इस उम्र का बच्चा इस क्लास में ही एडमिशन लेगा, इस उम्र का बच्चा इस क्लास में एडमिशन नहीं ले सकता है, तब ऐसा कुछ भी नहीं था। तब किसी की 12वीं 17 में हो रही है, किसी की 12वीं 16 में हो रही है, कुछ भी चलता था। लेकिन अभी जो आपकी चीजों को फिक्स कर दिया गया है। तो पहले क्या स्ट्रक्चर था, 10+2 का स्ट्रक्चर था, और जो आपका प्री प्राइमरी है, यानी कि जो अब आज के टाइम पे जिसको हम नर्सरी वगैरह बोलते हैं ना, एलकेजी यूकेजी, वो सब पहले नहीं था, ब्लैंक था। ठीक है, अब क्या कर दिया गया है, अब इसको तोड़ दिया गया है। 5+3, ये 5 ईयर्स का, ये 3 का, ये 3 ईयर्स का, और ये आपका 4 ईयर का। तो कैसे किया गया है, सबसे पहले तो प्री स्कूल की बात करी गई है। प्री स्कूल मतलब फर्स्ट क्लास से पहले, और फर्स्ट क्लास से पहले अभी क्या चलता है आपका, भाई बच्चा प्ले स्कूल में जाता है, बाल वाटिका में जाता है। ठीक है, तो ये आंगनवाड़ी सेशन में जाता है। तो ये क्या है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस यहाँ पर एनईपी में दी गई है। ठीक है, तो ये जो है कितने साल का रहेगा, ये आपका टोटल 3 साल का रहेगा। यानी कि अब जो है बच्चा 3 साल से जो है प्ले स्कूल में बैठना स्टार्ट कर देगा, 3, 4 और 5। ठीक है, यानी कि 3 से लेकर के, और जो बच्चा आपका जो 3 साल कंप्लीट वो कहाँ बिताएगा, वो आपका प्री स्कूल में बिताएगा। ठीक है, उसके बाद वो जब उसकी उम्र 6 साल हो जाएगी, तब वो फर्स्ट क्लास में एंटर करेगा। और इसके बारे में आप सभी ने सुन भी लिया होगा। ठीक है, हो सकता है आप में से भी किसी के बच्चों के साथ ये समस्या आई हो, क्योंकि अब जो है इस सेशन से स्ट्रिक्टली कर दिया गया है। स्पेशली जो गवर्नमेंट स्कूल है, लाइक केवीएस वगैरह हो गए, इसमें अगर आपका बच्चा 6 साल का नहीं है तो आप उसको जो है फर्स्ट क्लास में एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, प्राइवेट वालों को अपना रूल होता है, उनका पता नहीं है, बट ये अभी कर दिया गया, भाई 6 साल का बच्चा तो ही फर्स्ट क्लास में जाएगा। पहले ऐसा कुछ सीन नहीं था। ठीक है, तो यानी कि प्री स्कूल अब करना बहुत जरूरी है। और ये क्यों कहा गया, ये इसलिए कहा गया, तो आप क्या पढ़ते हो इसमें, ईसीसी पढ़ते हो, है ना, ईसीसी और एफएलएन हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, इसको भी समझ लीजिए साथ साथ। पीआरटी वालों से फिर भी पूछा जा सकता है, टीजीटी पीजीटी वालों से ये चीजें नहीं पूछी जाएगी, बिकॉज छोटी क्लास की चीजें हैं ये। तो ईसीसी का फुल फॉर्म होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी कि शुरुआती बचपन, देखभाल और शिक्षा। ठीक है, हिंदी में ऐसे है। और फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इसको इंग्लिश में कहा जाता है, यानी कि आधारभूत साक्षरता और अंकन ज्ञान। ठीक है, ये आपका एफएलएन का फुल फॉर्म है। तो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, बाकी मैंने बोल भी दिया, इसको लिख लीजिएगा। ईसीसी का मतलब क्या है कि एनईपी हमें ये कहते हैं कि बच्चे का जो 86% जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो कब तक हो जाता है, भाई 6 साल तक हो जाता है। ठीक है, ये हमें कहा जाता है कि आप जो भाई पहले क्या था, अभी फर्स्ट क्लास में बच्चे को डाल रहे थे, लेकिन बच्चे का कंप्लीट ब्रेन डेवलपमेंट तो हो चुका है, फिर क्यों नहीं करवा रहे हो, क्यों नहीं पढ़ा रहे हो बच्चे को, ये कहते हैं एनईपी। ठीक है, एनईपी बात करती है कि बच्चे का 86% जो मस्तिष्क का विकास है वो ऑलरेडी हो चुका है 6 साल तक, 5-6 साल तक। तो ये जो शुरुआती साल है फर्स्ट क्लास में जाने से पहले, ये बहुत जरूरी है। इस टाइम पे बच्चे का खान पान बहुत जरूरी है, उसकी केयर करना बहुत जरूरी है, उसकी शिक्षा बहुत जरूरी है। ये बच्चे को बेस प्रोवाइड करेगी। तो इसको मेन फोकस किया गया, मेन इंपॉर्टेंस इसको दी गई है, और यही आपका क्या है, ईसीसी है। अब इसके अंदर जो टीचर्स पढ़ाएंगे ना, वो ईसीसी डिग्री वाले टीचर्स होंगे, क्वालिफाइड टीचर्स होंगे। ठीक है, इसकी वैकेंसी वगैरह भी आने लग गई है, इसके जो है कोर्सेज वगैरह भी आज चलते हैं। ईसीसी क्वालिफाइड जो टीचर्स होंगे ना, वही यहाँ पर पढ़ाएंगे, ऐसा एनईपी बोलती है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। यानी कि इन 5 साल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है।
3 साल यहाँ पर प्री स्कूल में बिताए बच्चे ने, अब बच्चा कौन सी क्लास में हो गया है, अब बच्चा हो गया फर्स्ट क्लास में। तो जो 6 से 8 साल का बच्चा है, 6 से 7 और 7 से 8, ये जो 2 साल के बच्चे हैं मतलब 2 ईयर, वो फर्स्ट और सेकंड करेगा। वो क्या करेगा, फर्स्ट और सेकंड। यानी कि अब की बार जो आयु है, जो एज है, वो निश्चित कर दी गई है कि बच्चा 6 साल का हो जाएगा वो फर्स्ट में बैठेगा, उसके बाद वो सेकंड क्लास में बैठेगा। ठीक है, फिर आ जाती है आपकी ये फाउंडेशनल स्टेज थी जिसको मूलभूत कहते हैं। ठीक है, फंडामेंटल नहीं है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, ये फाउंडेशनल स्टेज है, मूलभूत। ठीक है, मूलभूत चरण है। देन आता है आपका प्रिपरेटरी स्टेज, ये आपका कौन सा है, 3rd से लेकर के 5th क्लास के बच्चे आ जाते हैं इसमें, जिनकी आयु 8 से लेकर के 11 साल की रहेगी। ठीक है, ये आपका क्या है, प्रिपरेटरी है। ओके जी, उसके बाद आता है मिडिल जो है मतलब टीजीटी वाले आ जाते हैं इसमें, ये टीजीटी वाले 6 to 8 क्लास तक के बच्चे होंगे। उम्र क्या रहेगी, 11 to 14 रहेगी। यहाँ पर मिडिल क्लास मतलब मिडिल जो स्टेज है ना उसकी बात करी गई, भाई मध्य है। ओके, और इसके अंदर जो है वोकेशनल जो एजुकेशन है बच्चे को प्रोवाइड करवाने का काम यहाँ पर किया गया है। भाई जो स्किल से रिलेटेड, ठीक है, उनको आगे भविष्य में काम आए ऐसे स्किल से रिलेटेड एक सब्जेक्ट यहाँ पर उनको पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद आती है आपका जो पीजीटी लेवल है, 9 to 12 लेवल, इसमें आपका जो एज रहेगा 14 to 18 रहेगा। इसको सेकेंडरी स्टेज यहाँ पर कहा गया है। एक चीज और एनईपी में क्या कर दी गई है कि आपका जो स्ट्रीम है, भाई स्ट्रीम होता था ना पहले, स्ट्रीम को जो है वो खत्म कर दिया गया है। स्ट्रीम को अब खत्म कर दिया गया है। कैसे खत्म कर दिया गया है, तो पहले क्या होता था कि भाई जैसे 10th कर ली बच्चों ने, ठीक है, बच्चों ने 10th कर ली और 10th के बाद वो क्या करते थे, या तो वो आर्ट चूज करते थे, या तो वो कॉमर्स चूज करते थे, और या फिर वो साइंस चूज करते थे ऐसे। ठीक है, हम सब ने करा है ऐसे। ठीक है, तो जो आर्ट पढ़ते थे वो ना कॉमर्स को टच कर सकते थे ना वो साइंस पढ़ सकते थे। जिन्होंने कॉमर्स ले लिया ना वो आर्ट को पढ़ सकते थे ना वो साइंस को पढ़ सकते थे। जिन्होंने साइंस ले लिया वो आर्ट और कॉमर्स को नहीं पढ़ सकते थे। ठीक है, तो अब क्या कर दिया, इन चीजों को खत्म कर दिया गया है। अब यहाँ पर इस स्टेज के अंदर बच्चों को ना कुछ सब्जेक्ट्स का एक कॉम्बिनेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, उसमें से बच्चे अपनी मर्जी से सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर आप साइंस पढ़ रहे हो और अगर आपका इंटरेस्ट हिस्ट्री में है तो आप हिस्ट्री का सब्जेक्ट पिक कर सकते हो। ठीक है, और ये आपको कब समझ में आएगा, जब मैं आपको एनसीएफ 2023 कराऊंगी ना, उसमें ये सारी चीजें आपको डिस्कस करी गई है। भाई किस तरीके से आपको सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन दिया जाएगा, उसमें से आपको पर्टिकुलर कुछ सब्जेक्ट को पिक करना है, पेपर देना है। ठीक है, ये कर दिया गया, अब स्ट्रीम को खत्म कर दिया गया है। डन, ये चीजें यहाँ पर करी गई है। तो आई थिंक आपको एक चीजें क्लियर हुई होगी। एफएलएन की बात रह गई है, एफएलएन की बात रहेगी, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ठीक है, एफएलएन का टारगेट रखा गया है 2030 तक का, और क्या टारगेट रखा गया है कि 3 साल मतलब तीसरी कक्षा तक, थर्ड क्लास तक बच्चे को जो है बेसिक लिखना, पढ़ना और कैलकुलेशन आ जानी चाहिए। ठीक है, बच्चे को बेसिक रीडिंग का ज्ञान हो जाना चाहिए, मतलब उसको पढ़ना आ जाए। ठीक है, लिखना आ जाना चाहिए है, बेसिक उसको लिखना आ जाए, और अर्थमेटिक स्किल यानी कि अंकों से खेलना सीख जाना चाहिए बच्चे को, जमा घटा। ठीक है, ये सब बच्चा सीख जाए। ये क्या टारगेट रखा गया एफएलएन के तहत 2030 तक, कक्षा 3 तक के बच्चे, ये प्लीज ध्यान में रखिएगा। कौन सी कक्षा तक के बच्चे पूछा जाता है, कक्षा 3 तक के बच्चे। ओके, कक्षा 3 तक बच्चे को बेसिक रीडिंग, राइटिंग और मैथमेटिक्स स्किल जो है वो बच्चे को आ जानी चाहिए है। ये एफएलएन बात करता है। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होगी। ठीक है, आप चाहो तो अगेन इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो। आज के इस वीडियो में इतना ही है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सारी चीजें आपकी यहाँ से क्लियर हो जाएगी। आई होप आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो प्लीज सेशन को जरूर लाइक करिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स को साथ जरूर शेयर करिए। यहाँ पर आपको फ्री में इतनी अच्छी क्लासेस अवेलेबल मैं करा रही हूँ। साथ ही आपका कंप्लीट सिलेबस मैं डिस्कस भी कर चुकी हूँ, कुछ टॉपिक्स आपके बचते हैं, और रात को 9 बजे मैं आपके साथ ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। तो मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।